हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 19वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 18 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह अद्विका डाइनिंग टेबल पर बैठकर जल्दी-जल्दी नाश्ता कर रही थी, तो रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, अद्वि क्या कर रही हो? ये आराम से खाओ, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है। तो अद्विका ने कहा, खाना नहीं भागा जा रहा लेकिन टाइम तो भागा जा रहा है। मैं तो कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे रात अद्विका इतना बोलते-बोलते चुप हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो अभी क्या बोलने जा रही थी, लेकिन उसके ना बोलने पर भी सब लोग समझ गए थे। तो सब रुद्र की शक्ल देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। वहीं रुद्र अद्विका को घूर रहा था और बेचारी अद्विका नीचे गर्दन झुकाए खाने में बिजी थी। कुछ देर बाद अद्विका रुद्र के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। तभी रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, क्या बोलने वाली थी तुम सबके सामने? तो अद्विका ने अनजान बनते हुए कहा, क्या बोलने वाली थी? कुछ भी तो नहीं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अद्विका की बात सुनकर रुद्र अद्विका की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता उसके बाल पीछे करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तो अद्विका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। तो रुद्र ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें याद नहीं आता हम यहीं गाड़ी में रहेंगे। रुद्र की गाड़ी अद्विका के कॉलेज के बाहर रुक चुकी थी। तो अद्विका ने कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं पहले से ही लेट हूँ, अब आप और लेट मत कीजिए। तो रुद्र ने कहा, मैं कहाँ लेट कर रहा हूँ, तुम्हारी याददाश्त तुम्हें लेट कर रही है। जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। तो अद्विका ने जल्दी से कहा, मुझे याद है, लेकिन आप उस बात पर गुस्सा नहीं हो सकते, मैंने किसी को नहीं बताया। तो रुद्र ने कहा, तुमने बताया नहीं, लेकिन तुम बताने वाली थी और तुम्हारी अधूरी बात सुनकर वो लोग समझ गए थे। वो आगे से किसी के सामने ऐसा कुछ बोलने से पहले सोच लेना, वरना मैं तुम्हारा मुंह वही बंद कर दूंगा। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, आप मुझे मारोगे? तो रुद्र ने कहा, नहीं, लेकिन मैं ये करूंगा। इतना बोलकर रुद्र अद्विका के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करता है। 5 मिनट के बाद रुद्र ने अद्विका को छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें वहीं सबके सामने किस कर लूंगा। तो अद्विका ने कहा, आप बहुत बेशर्म हो। फिर वो जल्दी से गाड़ी से बाहर चली जाती है। अद्विका के जाते ही रुद्र की गाड़ी भी वहां से चली जाती है। वहीं जब प्राची और आलिया की नज़र अद्विका पर जाती है तो वो दोनों उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। तो अद्विका ने उन्हें देखकर कहा, क्या हुआ, अब तुम दोनों क्यों दांत दिखा रही हो? तो प्राची ने अद्विका की फैली हुई लिपस्टिक को ठीक करते हुए कहा, हम इसलिए दांत दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त तू फनी लग रही है। गाड़ी से निकलने से पहले एक बार मिरर में देख लेती। प्राची की बात सुनकर अद्विका ने कुछ नहीं कहा, वो अपना सिर झुकाकर आगे बढ़ जाती है। तो आलिया और प्राची भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली जाती है। वहीं रुद्र जब लिफ्ट में था तो सब लोग उसे मुंह दबाकर हंस रहे थे। तो रुद्र ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, क्या हुआ? यहाँ मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है जो तुम लोगों को हंसी आ रही है। क्या मैं जान सकता हूँ तुम लोगों को हंसी क्यों आ रही है? तो आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हम आपके मेकअप पर हंस रहे हैं, हमें पता नहीं था कि आपको लिपस्टिक लगाने का भी शौक है। आदि की बात सुनकर रुद्र ने कहा, वाट? और फिर वो अपने होठों को पोंछ कर देखता है तो उसके हाथों पर अद्विका की लिपस्टिक लगी थी। अब तक लिफ्ट उनके फ्लोर पर आ चुकी थी। तो प्रथम ने रुद्र से कहा, पहले जाकर अपना फेस वॉश कर ले, फिर मीटिंग में आना। इतना बोलकर प्रथम वहां से सबके साथ मीटिंग रूम में चला जाता है। वहीं रुद्र अपने केबिन में कुछ ही देर में रुद्र अपने फेस को साफ करके कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाता है। उसकी मीटिंग शुरू हो जाती है। वहीं कॉलेज में अद्विका, आलिया, प्राची क्लास में बैठे हुए थे। अभी उनके प्रोफेसर नहीं आए हुए थे तो वो लोग एक दूसरे से बात करने में बिजी थे। तभी रितिका अपनी चमचियों के साथ वहां आ जाती है। रितिका बोतल से पानी पीते हुए जा रही थी तो वो जानबूझकर अद्विका के ऊपर पानी गिरा देती है। रितिका के पानी गिराने पर अद्विका एकदम से खड़ी हो जाती है। उसने रितिका को देखते हुए गुस्से में कहा, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता, या फिर जानबूझकर तुम ये सब हरकतें करती हो? तो रितिका ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। पानी गिरने की वजह से अद्विका की शर्ट उससे चिपक गई थी और उसकी चेस्ट हल्की विजिबल हो रही थी।
जिससे क्लास के लड़के उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वहीं विवेक की नज़रों में तो इस वक्त हवस दिखाई दे रही थी। तभी प्राची ने अद्विका को अपना दुपट्टा देते हुए कहा, अद्वि इससे खुद को कवर कर ले। तो अद्विका प्राची का दुपट्टा लेकर खुद को कवर कर लेती है। अद्विका को इस वक्त एम्बेरेसिंग फील हो रहा था, साथ ही साथ रितिका पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी उनके प्रोफेसर क्लास में आते हैं और उनकी लेक्चर शुरू हो जाती है। लेक्चर खत्म होने के बाद अद्विका प्राची और आलिया के साथ जल्दी से क्लास से बाहर चली जाती है। अद्विका प्राची और आलिया के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। तभी उसकी नज़र रितिका पर जाती है जो इतराते हुए चली आ रही थी। जैसे ही रितिका उनके सामने आती है वैसे ही अद्विका वहां से रखा पानी का जग पूरा रितिका पर उड़ेल देती है। अपने ऊपर एकदम पानी गिरने से रितिका हड़बड़ा जाती है। रितिका सामने देखती है तो अद्विका उसे घूर रही थी। अद्विका को देखकर रितिका ने गुस्से में उस पर भड़कते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की। तो अद्विका ने रितिका को देखकर रूड ट्यून में कहा, वैसे ही जैसे तुम्हारी हुई थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझसे पंगा मत लो, लेकिन तुमने मेरी बात समझी नहीं, इसलिए आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझसे दोबारा पंगा मत लेना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी विवेक ने वहां आकर कहा, वरना क्या कर लोगी तुम, हमें भी पता है, तुम अपने नए आशिक के पैसों के दम पर उड़ रही हो। तो तुम्हें अच्छी तरह बता दूं, तुम्हारे उस आशिक के जैसे मैं हजारे देखे हैं। जब तक उनका मन है तुम्हारे साथ है, जब तक उसका मन भर जाएगा तो तुम्हें अपनी जिंदगी से कचरे की तरह निकाल फेंकेगा। इसीलिए ये जो तुम्हारे तेवर है इन्हें संभाल कर रखो, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। विवेक की बात सुनकर अद्विका ने गुस्से में कहा, रियली तुम्हें बड़ा पता है दूसरों का, तुम जैसे खुद को वैसा ही दूसरों को समझते हो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो लड़कियों को यूज करके छोड़ दे। अद्विका की बात सुनकर विवेक का गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। और रितिका भी विवेक के पीछे चली जाती है। विवेक इस वक्त काफी गुस्से में था। अद्विका ने पूरे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती की थी। विवेक जो कॉलेज का पॉपुलर लड़का था, कॉलेज में हर कोई उससे डरता था, लेकिन आज अद्विका ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। विवेक गुस्से में क्लास में जा रहा था, तभी रितिका ने उसे रोकते हुए कहा, विवेक मेरी बात सुनो, इस तरह गुस्सा करने से क्या होगा। अगर कुछ करना ही है तो उस अद्विका को सबक सिखाओ, ताकि आगे से तुम्हारे सामने मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचे। रितिका की बात सुनकर विवेक ने कहा, उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक से उसे ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मिल गई जिससे वो भीगी बिल्ली से जंगली बिल्ली बन गई। पहले कभी उसकी हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने मुंह खोलने की, लेकिन अब उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, जिसे मुझे काटना ही पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। तो रितिका ने विवेक की गर्दन पर अंगुली घुमाते हुए कहा, जो भी होगा लेकिन तुमसे पावरफुल नहीं होगा, और क्या फर्क पड़ता है उसके पीछे कौन है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो विवेक ने कहा, हाँ, इस शहर में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस एक को छोड़कर। और अद्विका की इतनी औकात नहीं कि उस तक पहुंच सके। वहीं अद्विका का पूरा मूड खराब हो चुका था, उसे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। प्राची ने अद्विका के सड़े हुए मूड को देखकर कहा, क्या हुआ अद्वि, तू इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बना रही है। तो अद्विका ने प्राची को देखते हुए कहा, मेरा मूड खराब है और अब मेरा कोई लेक्चर अटेंड करने का मन नहीं है, मुझे नहीं जाना क्लास में। तो प्राची ने कहा, अच्छा ठीक है, तो चल हम गार्डन में बैठते हैं। फिर वो तीनों गार्डन में चली जाती है। विवेक भी थोड़ी दूर पर खड़े होकर उन लोगों को ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था, वो बस अद्विका को ही घूरे जा रहा था। वहीं अद्विका अपनी मस्ती में प्राची और आलिया के साथ मस्त थी। ऐसे ही कॉलेज का टाइम खत्म हो जाता है तो आलिया ने कहा, चल यार अब मैं निकलती हूँ, तुम लोगों को लेने तो तुम्हारे पति आ रहे होंगे, मुझ बेचारी का कोई नहीं लेने आने वाला। तो प्राची ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, तू भी कर ले शादी, फिर तुझे भी कोई लेने आ जाएगा। तो आलिया ने कहा, ऐसे कैसे, पहले कोई पसंद तो आए, प्यार हो, तभी तो शादी करूंगी। अगर मॉम डैड की पसंद के लड़के से कर ली तो सारी जिंदगी अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोई अपने जैसा ही दामाद रखेंगे जिसे बस पैसा चाहिए होगा, प्यार नहीं। तो प्राची ने आलिया के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी यार, देखना तुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो तुझसे खुद से भी ज्यादा प्यार करेगा। तो आलिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, अच्छा अब मैं चलती हूँ। फिर आलिया वहां से निकल जाती है। आलिया के जाने के बाद प्राची और अद्विका भी बाहर चली जाती है। जब वो बाहर पहुंचती है तो देखती है आज वहां एक गाड़ी खड़ी थी। आज रुद्र की कार वहां नहीं थी। तभी प्राची के फोन पर मैसेज आता है, जिसे पढ़कर प्राची ने अद्विका से कहा, चल अद्वि, आज हमारे पति हमें लेने नहीं आए, हमें साथ ही जाना पड़ेगा।
प्राची की बात सुनकर अद्विका चिढ़ जाती है। उसे आज रुद्र के साथ घर जाना था, लेकिन आज तो वो आया ही नहीं था। अद्विका प्राची की बात सुनकर अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा देती है। फिर वो दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं तो गाड़ी वहां से ओबरॉय प्लेस के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर अद्विका सीधे रूम जाती है। आज उसे काफी थकान महसूस हो रही थी तो वो चेंज करके बेड पर पहुंच जाती है। कुछ ही देर में अद्विका को नींद आ गई थी। वो गहरी नींद में सो जाती है। रात के लगभग 8 बजे रुद्र रूम में आता है तो देखता है अद्विका बेड के किनारे पर ही सो रही थी। अगर वो करवट लेती तो सीधा नीचे ही गिर जाती। रुद्र अद्विका के पास जाकर उसे अच्छे से लिटाता है। रुद्र के लिटाने पर अद्विका की नींद खुल जाती है। अद्विका की नींद खुलती है तो उसके सामने रुद्र का फेस था। तो अद्विका ने रुद्र को खुद से दूर करते हुए कहा, आप मुझसे दूर रहिए, मेरे पास भी मत आइएगा। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, अचानक से तुम्हें क्या हुआ जो ऐसे बिहेव कर रही हो? तो अद्विका ने रूठते हुए कहा, क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। आज आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? आपको पता है मैं आपका वेट कर रही थी, लेकिन आपने अपनी जगह ड्राइवर को भेज दिया। तो रुद्र ने प्यार से कहा, वो ऑफिस में आज काम ज़्यादा था इसलिए मैंने ड्राइवर को भेज दिया था। वैसे इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम भी तो नहीं चाहती कि मैं तुम्हें लेने आऊँ। तो अद्विका ने कहा, हाँ लेकिन आज मेरा मन था। तो रुद्र ने कहा, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारा क्या मन है? क्यों, आपको तो हर बात पता होती है, तो ये बात क्यों पता नहीं थी? अद्विका की बात सुनकर रुद्र अपना सिर पीट लेता है। तभी रुद्र ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। ओके, अब मैं चेंज करके आता हूँ, फिर नीचे डिनर के लिए चलते हैं। तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती है और रुद्र वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। तभी दादाजी ने मुक्ति को देखकर कहा, बेटा तुम्हारे पति क्या करते हैं? दादाजी का सवाल सुनकर अभी को खांसी आ जाती है। वहीं मुक्ति सबकी तरफ देखती है तो सब अपने खाने में बिजी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी आदि ने बात संभालते हुए कहा, दादू वो बिजनेसमैन है। आदि की बात सुनकर दादाजी ने आदि को देखकर कहा, तूने बताया नहीं कि तूने एक लड़की से शादी की है? दादाजी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी आदि ने चिढ़ते हुए कहा, क्या दादू आप कुछ भी बोलते हो? एक बात मैं आपको बता दूं, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दादाजी ने कहा, मैंने सवाल मुक्ति से पूछा था तो तू बीच में क्यों बोला? तो आदि ने मुक्ति की तरफ देखकर कहा, वो भाभी थोड़ा नर्वस फील कर रही थी तो मैंने बता दिया। और ये बताइए आप क्या सीआईडी बनकर बैठे हैं? आपको क्या करना है उनके पति से? तो दादाजी ने कहा, मैंने तो इसलिए पूछा कि वो नालायक बेचारी बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ गया है और खुद पता नहीं कहाँ मौज कर रहा होगा। दादाजी की बात सुनकर अभिक ने कहा, दादू ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया है। तो दादाजी ने कहा, तो क्या हुआ, इसे भी तो अपने साथ ले जा सकता था ना, ये कौन सा उसे डिस्टर्ब करने वाली थी? एक बार मुझे मिला ना वो नालायक, मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगा, बेचारी बच्ची यहाँ अकेली है। दादाजी की बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। वहीं अभी की शक्ल उतरी हुई थी। वो मुक्ति की तरफ देखता है तो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुक्ति को देखकर अभिक ने अपने मन में कहा, तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है, रूम में चलो, अब तुम्हें मैं बताता हूँ। कुछ देर बाद सब लोग अपना डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं जब मुक्ति अपने रूम में पहुंचती है तो अभिक पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अभिक के ऐसा करने पर मुक्ति डर जाती है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि वो अभिक है। वहीं अभिक ने मुक्ति के कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही थी ना जब दादू मुझे सुना रहे थे? तो मुक्ति ने कहा, वो आपको कहाँ कुछ बोल रहे थे? तो अभिक ने कहा, वो तुम्हारे पति के बारे में बोल रहे थे। तुम्हारा पति कौन है? तो इनडायरेक्टली मुझे ही सुना रहे थे और तुम बहुत खुश हो रही थी। तो मुक्ति ने कहा, हाँ क्योंकि उन्होंने जो कहा सच कहा, आप बहुत बुरे हो। तो अभिक ने मुक्ति को अपनी तरफ लड़ते हुए कहा, रियली मैं बुरा हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किस लिए बुरा हूँ? तो मुक्ति ने कहा, क्योंकि आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी। तो अभिक ने मुक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, जबरदस्ती करने पर? तुमने ही मुझे मजबूर किया था। अगर तुम मुझसे दूर जाने की बात नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। तो मुक्ति ने कहा, हाँ मैं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हर बार फिर कोई मेरे कैरेक्टर पर अंगुली उठाए। प्रथम सर की शादी में सबको पता चल चुका था कि मैं आपके साथ रह रही हूँ, जिस वजह से सब मुझे अजीब नज़रों से देखते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो अभिक ने मुक्ति के फेस को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम मेरे दिल में उतर चुकी हो। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था और इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की है। तो अब कोई तुम्हें उस नज़र से नहीं देखेगा। तो मुक्ति ने कहा, आपने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन आप अपनी फैमिली को क्या बोलोगे?
और क्या वो हमारी इस शादी को एक्सेप्ट करेंगे? तो अभिक ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं उन्हें मना लूंगा। लेकिन हाँ, तुमसे भी एक बात क्लियर कर देता हूँ, अब तुम मुझसे इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले हर जन्म के लिए बन चुकी हो, तो मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमसे मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर अभिक मुक्ति के होठों पर हल्की किस करके उसे बेड पर ले जाता है और बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। मुक्ति तो बस अभिक के चेहरे को ही देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती है। अगली सुबह सब लोग हॉल में थे। अद्विका प्राची कॉलेज जाने के लिए रेडी थी, वहीं रुद्र बाकी सबके साथ ऑफिस जा रहा था। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा, मुझे आज आपके साथ कॉलेज नहीं जाना, मैं और प्राची दोनों अकेले जाएंगे। तो रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, क्यों, तुम्हें अकेले क्यों जाना है? तो अद्विका ने कहा, क्योंकि मेरा मन है। इतना बोलकर अद्विका बिना रुद्र की कोई बात सुने प्राची के साथ बाहर चली जाती है। तो प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र क्या तेरा झगड़ा हुआ है उससे? तो रुद्र ने कहा, नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो प्रथम ने कहा, क्योंकि उसने तेरे साथ कॉलेज जाने से मना कर दिया। तो रुद्र ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो आजकल अजीब सी हरकतें करने लग गई है, मुझे लगता है उसके मूड स्विंग शुरू हो गए हैं। तो अभिक ने कहा, अगर ऐसा है तो उसके मूड स्विंग झेलने के लिए रेडी हो जा, अगर तूने उसकी बात नहीं मानी तो पूरा घर सिर पर उठा लेगी। तो रुद्र ने कहा, डोंट वरी, मैं झेल लूंगा। तो आदि ने कहा, हाँ, झेलना ही पड़ेगा, अगर नहीं झेला तो देख लेना, आपकी रातों की नींद भी हराम हो जाएगी। आदि की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी रुद्र ने कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या अब चले? रुद्र की बात सुनकर सब अपना सिर हिला देते हैं और वहां से उसके पीछे चले जाते हैं। उन लोगों के निकलने के बाद त्रिशा भी कहीं निकल जाती है। वहीं कॉलेज में अद्विका अपनी सीट पर बैठी कुछ ड्रॉ कर रही थी। तभी विवेक ने उसके सामने पेपर रखते हुए कहा, ये लो, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करो जैसे पहले करती थी। विवेक की बात सुनकर अद्विका एक नज़र उसे देखती है, फिर उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगती है। ये देखकर विवेक को गुस्सा आ जाता है। विवेक ने अद्विका के हाथ से वो पेपर छीनते हुए कहा, ये सब बाद में कर लेना, पहले मेरा काम करो। विवेक की इस हरकत पर अद्विका को काफी गुस्सा आ जाता है। तो उसने विवेक को गुस्से में घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हारा काम है तो खुद करो, दूसरों के ऊपर मत थोपो। और हाँ, एक और बात, मैं पहले वाली अद्विका नहीं हूँ जो किसी से भी डर जाऊं। अब मैं वो हूँ जिससे दूसरे डरते हैं, तो अपनी धमकियाँ किसी और को जाकर सुनाओ। तो विवेक ने कहा, काम तो तुम ही करोगी, चाहे जैसे करो। तो अद्विका वो पेपर अपने हाथ में उठा लेती है और उन्हें फाड़कर विवेक के ऊपर ही फेंक कर बोली, लो, मैंने तुम्हारा काम खत्म कर दिया। अद्विका की इस हरकत पर आलिया ने सीटी बजाते हुए कहा, वाह अद्वि, मजा आ गया, तूने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं विवेक अद्विका को गुस्से में घूर रहा था। विवेक ने गुस्से में अद्विका को देखकर कहा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर विवेक वहां से चला जाता है और अद्विका अपनी सीट पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में त्रिशा एक सोफे पर बैठी हुई थी। हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सामने बैठे हुए इंसान का नहीं। उस शख्स ने त्रिशा से कहा, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं इस ओबरॉय प्लेस में, लेकिन अभी तक तुमने कोई अच्छी खबर नहीं दी। मुझे जल्द से जल्द गुड न्यूज चाहिए, कुछ भी करो, उस ओबरॉय प्लेस में मातम छा जाना चाहिए, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो त्रिशा ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द ऐसा ही होगा। मुझे भी उस रुद्र सिंह ओबरॉय से बदला लेना है, उसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। तो उस शख्स ने कहा, एक बात याद रहे, उसे तुम पर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना वो तुम्हें यूं पकड़ लेगा, और अगर तुम पकड़ी गई तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो त्रिशा ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वो लोग घर आते ही होंगे। इतना बोलकर त्रिशा वहां से निकल जाती है और बाकी सब भी घर आ जाते हैं। तभी हॉल में बैठे रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम, मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना है, वो भी आपके हाथ का बना हुआ, और वो भी अभी। अद्विका की फरमाइश सुनकर सब आंखें फाड़कर अद्विका को देख रहे थे, क्योंकि वो सीधा सीधा रुद्र को ऑर्डर दे रही थी। जहां रुद्र सिंह ओबरॉय किसी को ऑर्डर देता था, आज उसकी बीवी उसे ही ऑर्डर दे रही थी। सबको लग रहा था कि रुद्र अद्विका की बात नहीं मानेगा और ऐसे ऑर्डर देने पर उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रुद्र ने खड़े होकर अद्विका के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, और कुछ खाना है? तो अद्विका ने मासूमियत में ना में सिर हिला दिया। तो रुद्र ने कहा, ओके, मैं बनाकर लाता हूँ। इतना बोलकर वो किचन की तरफ चला जाता है। सब उसे आंखें फाड़कर देख रहे थे। तभी प्रथम ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये वही रुद्र सिंह ओबरॉय है जो किसी की बात तक सुनना पसंद नहीं करता था।
लेकिन आज ऑर्डर मान रहा है। प्रथम के ऐसा बोलने पर आदि उसे जोर से चिकोटी काट लेता है, जिससे प्रथम एकदम से चिल्ला पड़ता है। फिर उसने आदि की तरफ देखकर कहा, तू पागल है क्या? क्या कर रहा है ये? तो आदि ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, आपको यकीन दिला रहा था। अब हुआ ना यकीन? तो प्रथम ने कहा, तो इतनी जोर से चिकोटी काटने की क्या जरूरत थी? तो आदि ने कहा, मुझे लगा अगर धीरे काटूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। आदि की बात सुनकर प्रथम अपना सिर हिला देता है। तभी प्रथम ने कहा, चल देखते हैं वो किचन में क्या कर रहा है। सब किचन में जाकर देखते हैं, वहां कुछ और ही सीन चल रहा था। रुद्र ने अद्विका को स्लेब पर बैठाया हुआ था और वो उसे किस कर रहा था, दूसरे हाथ से पास्ता चला रहा था। ये सीन देखकर मुक्ति और प्राची दोनों शर्मा जाती है। सार्थक और अभिक भी इधर उधर देखने लगते हैं। वही प्रथम और आदि मुस्कुरा रहे थे। तभी आदि ने एकदम से कहा, वाह भाई, आप कितने टैलेंटेड है, आप एक साथ दो काम कर रहे हैं। आदि की बात सुनकर अद्विका जल्दी से रुद्र को खुद से दूर कर देती है और जाकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। अद्विका को इस वक्त काफी शर्म आ रही थी, वहीं रुद्र बाकी सबको घूर रहा था। तभी रुद्र ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आदि ने कहा, वो भाई हम भी पास्ता खाने आए थे, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं है कि हम खा पाएंगे। तो रुद्र ने कहा, जिसे भी खाना है मेड से कहकर बनवा लो। तो आदि ने कहा, लेकिन मुझे तो आपके हाथ का खाना खाना था, काफ़ी टाइम से नहीं खाया, मुझे आपके हाथ का पास्ता अच्छा लगता है। तो रुद्र ने कहा, मैंने एक्स्ट्रा नहीं बनाया, मेड से बोल देता हूँ वो बना देगी। तो आदि ने रूठते हुए कहा, मुझे नहीं खाना, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आदि के जाने के बाद रुद्र 2 प्लेट में पास्ता निकालता है और अद्विका को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। तभी उसने रुककर बिना पीछे देखे कहा, मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, उसमें है, खा ले। रुद्र की बात सुनकर सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से किचन के अंदर चले जाते हैं। उनको ऐसे देखकर मुक्ति और प्राची हैरान थी। वो लोग भी अपने लिए निकाल कर डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। वहीं रुद्र ने आदि के सामने प्लेट रखते हुए कहा, ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप खाओ। प्लेट देखकर आदि के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से खाने पर टूट पड़ता है। अब तक बाकी लोग भी वहां आ गए थे। आदि ने खाते हुए अद्विका से कहा, भाभी आप ना रोज इसी तरह कुछ ना कुछ फरमाइश किया करो, ताकि हमें भाई के हाथ का टेस्टी खाना खाने को मिल सके। आपको पता है मैं कितने दिनों बाद भाई के हाथ का पास्ता खा रहा हूँ, पूरे 12 साल बाद। भाई बिल्कुल माँ की तरह खाना बनाते हैं। आदि की बात सुनकर सब मुस्कुरा रहे थे। अचानक माँ के बारे में बात करते हुए आदि चुप हो जाता है और बाकी सबके चेहरे पर से इस्माइल गायब हो जाती है। तभी अद्विका ने कहा, इसका मतलब मैं अच्छा खाना नहीं बनाती। अद्विका की बात सुनकर आदि ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए भाई की तारीफ कर रहा था ताकि आपको खाना ना बनाने पड़े। आदि की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दिन तेजी से गुजर रहे थे। 1 हफ्ता गुजर गया था। अद्विका रुद्र के साथ कॉलेज गई थी। गाड़ी से निकलने से पहले रुद्र ने अद्विका के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, अपना ख्याल रखना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा तुम्हें लेने। तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती है और अंदर चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद रुद्र की गाड़ी भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। आधे से ज्यादा दिन गुजर गया था। आज अद्विका को अपने पेट में हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अद्विका अपनी आखिरी क्लास में बैठी हुई थी। उसे प्यास लगी थी तो वो अपने बोतल से पानी पी लेती है। पानी पीने के लगभग 15 मिनट बाद अद्विका के पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है। अद्विका अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगती है। अद्विका को इसे चिल्लाते देखकर प्राची और आलिया ने कहा, क्या हुआ अद्वि, तू ठीक तो है? अद्विका इस वक्त पूरी तरह पसीने में नहाई हुई थी। उसने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, प्राची मुझे दर्द हो रहा है। प्राची को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। वहीं बाकी सब उन्हें ही देख रहे थे। तभी टीचर ने कहा, इसे जल्दी से मेडिकल रूम में ले चलो। तो प्राची ने एक लड़के की तरफ देखकर कहा, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। तो वो लड़का अद्विका को गोद में उठाकर मेडिकल रूम की तरफ चला जाता है। तभी प्राची की नज़र अद्विका के कपड़ों पर लगी ब्लड पर जाती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी प्राची जल्दी से अपना फोन निकालकर प्रथम को कॉल करती है। प्रथम इस वक्त मीटिंग में था तो वो प्राची का कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन प्राची के बार बार कॉल करने पर वो चिढ़ते हुए फोन उठा लेता है और उसने प्राची को डांटते हुए कहा, प्राची तुमने इतना दिमाग नहीं है कि अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ। तो प्राची ने रोते हुए कहा, प्रथम तुम जल्दी से कॉलेज आ जाओ। प्राची को रोते हुए देखकर प्रथम शांति से बोला, क्या हुआ प्राची, तुम रो क्यों रही हो? तो प्राची प्रथम को रोते हुए सब बता देती है।
जब प्रथम प्राची की बात सुनता है तो उसका दिल भी घबराने लगता है। प्रथम जल्दी से रुद्र के पास जाकर उसके कान में कुछ कहता है तो रुद्र ने खड़े होते हुए शव की तरफ देखकर कहा, मीटिंग इज ओवर। वो जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाता है। बाकी शव भी रुद्र के पीछे चले जाते हैं। प्रथम ने अब तक डॉक्टर को कॉल करके कॉलेज पहुंचने के लिए बोल दिया था, क्योंकि अगर वो कॉलेज पहुंचकर अद्विका को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए उसने डॉक्टर को पहले ही कॉलेज पहुंचने के लिए बोल दिया था। वहीं कॉलेज में अद्विका मेडिकल रूम में थी, तभी वहां के डॉक्टर अद्विका को चेक कर रहे थे। उन्होंने अद्विका को चेक करने के बाद प्राची की तरफ देखकर कहा, क्या ये प्रेग्नेंट है? तो प्राची ने अद्विका को देखते हुए कहा, हाँ। तो डॉक्टर ने कहा, लेकिन इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई ना, किसका बच्चा है? डॉक्टर की बात सुनकर प्राची ने गुस्से में कहा, आप ये फालतू के सवाल बाद में कर लेना, पहले उसे चेक कीजिए। इससे पहले वो कुछ बोलती वहां डॉक्टर की एक पूरी टीम पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो डॉक्टर हैरान थी और प्राची को थोड़ी तसल्ली हुई थी। रुद्र के कॉलेज पहुंचने से पहले ही डॉक्टर की टीम कॉलेज पहुंच जाती है। इतने सारे डॉक्टर को देखकर सब लोग हैरान थे। डॉक्टर ने उन लोगों को देखकर कहा, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। तो वो लोग बाहर चले जाते हैं। प्राची के बाहर आते ही रितिका ने ताना मारते हुए कहा, दूसरों के करैक्टर पर सवाल उठाए जा रहे थे, अब खुद का करैक्टर सबके सामने आ गया, पता नहीं किसका गंदा खून लेकर घूम रही थी। रितिका की बात सुनकर प्राची को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। वहीं बाकी लोग भी बातें बनाने में लगे हुए थे। तभी रुद्र के बॉडीगार्ड आकर उन लोगों को वहां से हटाने लगते हैं। एक ही मिनट में रुद्र के बॉडीगार्ड ने वो एरिया खाली करवा दिया था। रुद्र अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया था। इस वक्त सबके फेस कवर थे, जिसे किसी को भी पहचानना मुश्किल था। जब प्राची की नज़र प्रथम पर जाती है तो वो रोते हुए जाकर उसके गले लग जाती है। प्रथम ने प्राची के बालों को सहलाते हुए कहा, रिलैक्स, उसे कुछ नहीं होगा। वहीं रुद्र सीधा अंदर चला जाता है। इस वक्त उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आदि तो चुपचाप वहां रखी बेंच पर बैठा हुआ था। इस वक्त सब लोग खामोश थे। वहीं जब रुद्र अंदर गया था तो डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, कौन है आप और इस तरह अंदर कैसे आ सकते हैं, प्लीज बाहर जाइए। मास्क की वजह से डॉक्टर रुद्र को पहचान नहीं पाए थे। तो रुद्र ने अद्विका के फेस को देखकर कहा, जो इस वक्त बेहोश थी, ये मेरी वाइफ है और मैं कहीं नहीं जा रहा, आप चुपचाप अपना काम कीजिए। रुद्र की कड़क आवाज सुनकर डॉक्टर अपना काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर्स ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी मिस्टर ओब्रॉय, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। हमने कुछ टेस्ट किए हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है, फिर हम आपको बताएंगे कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। रुद्र चुपचाप डॉक्टर की बातें सुन रहा था, अद्विका को देख रहा था। तभी डॉक्टर ने कहा, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो रुद्र बाकी डॉक्टर को देखता है तो सब बाहर चले जाते हैं। तभी डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर ओब्रॉय, मुझे ऐसा लगता है इन्हें कोई ऐसी दवाई दी गई है जिससे धीरे धीरे इनका बच्चा खत्म हो गया। हो सकता है उस दवाई की वजह से ये कभी दोबारा माँ न बन पाए। ये बात तो हम टेस्ट रिजल्ट आने के बाद बता सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको इनसे कम 1 से 1.5 महीने दूर रहना होगा। तब तक आप इनसे फिजिकल नहीं हो सकते, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। और अगर टेस्ट रिजल्ट सही आता है तो कम से कम 6 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। तो डॉक्टर वहां से बाहर चली जाती है। वहीं बाहर सबको पता चल चुका था कि अद्विका का बेबी अब नहीं रहा, तो सबकी आंखें नम हो जाती है। सबसे ज्यादा आदि को रोना आ रहा था, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखा रहा था। आदि वहां से उठकर चला जाता है तो आलिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं पूरा कॉलेज हैरान था ये सब देखकर। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग है कौन। वहीं आदि इस वक्त वहां से अपनी कार की तरफ जा रहा था और आलिया उसके पीछे थी। आदि बाहर जाकर कार के पास खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वो उसके गालों पर लुढ़क जाते हैं। तभी पीछे से आलिया आदि के कंधे पर हाथ रखती है तो आदि पीछे मुड़कर देखता है जहां आलिया खड़ी हुई थी। आलिया को देखकर पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो एकदम से आलिया के गले लगकर रोने लगता है तो आलिया उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है। वहीं रुद्र अद्विका को गोद में उठाकर बाहर आ जाता है और गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। उन लोगों को गार्ड ने चारों तरफ से घेर रखा था। रुद्र अद्विका को ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उनकी गाड़ी वहां से ओब्रॉय पैलेस के लिए निकल जाती है। बाकी सब भी ओब्रॉय पैलेस के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर रुद्र अद्विका को सीधे रूम में ले जाता है। हॉल में बैठी त्रिशा और कृतिका उन्हें ही देख रही थी। जब उन लोगों की नज़र बाकी लोगों पर जाती है तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। ये उन्हें देखकर वो लोग ये तो समझ जाते हैं कि जरूर कोई बड़ी बात है। तभी दादाजी अपने रूम से बाहर आते हैं
उन्होंने सबके उतरे हुए चेहरे देखकर कहा, क्या हुआ, तुम लोगों का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या रुद्र ने आज ज़्यादा काम करवा लिया? दादाजी को देखकर आदि जल्दी से जाकर उनके गले लग जाता है और रोने लगता है। आदि को रोते देखकर दादाजी ने कहा, क्या हुआ आदि, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? दादाजी के पूछने पर आदि कुछ नहीं बोलता, बस रोता रहता है। तभी प्रथम ने दादाजी के पास आकर कहा, दादू, अद्विका का मिसकैरेज हो गया है। प्रथम की बात सुनकर दादाजी को काफ़ी बड़ा शौक लगता है। वो एकदम सोफे पर बैठ जाते हैं। वो यही सोच रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले उनका परिवार कितना खुश था और अब एक ही पल में उनकी खुशी मातम में बदल गई। रुद्र ने अद्विका को आहिस्ता से बेड पर लिटा दिया था और खुद उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। रुद्र अद्विका का फेस देख रहा था जो इस वक्त मुरझाया हुआ था। रुद्र अद्विका को ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम में चला जाता है। रुद्र वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी। उसकी आंख से एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाता है और पानी के साथ बह जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है और क्लोसेट रूम की तरफ चला जाता है। जब रुद्र क्लोसेट रूम से बाहर आता है तभी कोई उनके रूम के बाहर कोई नॉक करता है तो रुद्र जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने दादाजी और बाकी सब खड़े थे। दादाजी ने अंदर आते हुए कहा, अब कैसी है मेरी बच्ची? तो रुद्र ने कहा, फिलहाल अभी बेहोश है। रुद्र की बात सुनकर दादाजी ने अद्विका के पास चले जाते हैं और कुछ देर वहीं बैठने के बाद दादाजी वहां से चले जाते हैं। प्रथम ने रुद्र से कहा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो रुद्र उन लोगों के साथ वहां से चला जाता है। प्राची और आलिया वहीं अद्विका के पास रुक जाती है। वहीं रुद्र बाकी सबके साथ स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में पहुंचते ही प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र, तुझे क्या लगता है, क्या ये एक एक्सीडेंट है या फिर किसी ने अद्विका के साथ ये सोच समझकर किया है? तो रुद्र ने कहा, डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद सब पता चल जाएगा। तो आदि ने कहा, अगर ये जानबूझकर किया गया है तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। तो प्रथम ने उसे शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स आदि, खुद को शांत रखो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। पहले हमें ये पता करना होगा कि ये काम किया किसने है, फिर हम उसे वो सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वो लोग वहां बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रुद्र का फोन रिंग करता है। उस पर डॉक्टर का कॉल आ रहा था। तो रुद्र कॉल उठा लेता है। तभी प्रथम ने कहा, स्पीकर पर कर, हमें भी सुनना है। तो रुद्र स्पीकर पर डाल देता है। डॉक्टर ने उधर से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपकी वाइफ को ड्रग दिया गया था जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। वो काफ़ी खतरनाक ड्रग था। अगर वो ड्रग उन्हें और दिया जाता तो शायद वो फिर कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ठीक है, लेकिन हाँ, आपको उनका ख्याल रखना होगा और 1 से 1.5 महीने तक आप उनसे फिजिकल कनेक्ट ना हो, क्योंकि उन्हें इंटरनल इंजरी हुई है तो उन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा। और 6 महीने तक बेबी के बारे में सोचिए भी मत, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र ओके कहकर कॉल कट कर देता है। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र, हम ये पता कैसे करेंगे कि ये किया किसने है? तो रुद्र ने कहा, डोंट वरी, बहुत जल्द पता चल जाएगा। और ये जिस किसी ने भी किया है वो हमें भी नुकसान पहुंचाना चाहता है और अब हमें उसके लिए जाल बिछाना पड़ेगा ताकि वो खुद ब खुद जाल में फंस जाए। तो प्रथम ने कहा, प्लान क्या है? तो रुद्र ने कहा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। रुद्र रूम में पहुंचकर देखता है तो अद्विका को होश आ चुका था। तभी अद्विका की नज़र रुद्र पर जाती है तो वो उसे देखकर अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र अद्विका के पास पहुंचकर उसका फेस ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर पूछता है, क्या हुआ? रुद्र के पूछने पर वो जल्दी से रुद्र के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अद्विका ने रोते हुए रुद्र से कहा, आई एम सॉरी, मैं हमारी बेबी का ख्याल नहीं रख पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूँ, इसीलिए हमारा बेबी हमें छोड़कर चला गया। तो रुद्र ने अद्विका को खुद से दूर करके उसके फेस को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है जान, बस बेबी के आने का अभी टाइम नहीं हुआ था इसीलिए वो चला गया, लेकिन जब टाइम होगा तो वो हमारे पास ज़रूर आएगा। अब तुम रोना बंद करो वरना तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने रुद्र के सीने से लगकर सिसकते हुए कहा, नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अपने हमारे बेबी का ख्याल नहीं रख पाई। अद्विका रुद्र के सीने से लगी हुई सिसक रही थी। वहीं बाकी सबकी आंखें भी अद्विका को देखकर नम थी। किसी ने भी अद्विका की हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी रुद्र प्रथम को कुछ इशारा करता है तो प्रथम रुद्र का इशारा समझकर बाकी सबको रूम से बाहर ले जाता है। तभी रुद्र ने अद्विका को बेड पर लेटाते हुए कहा, जान, रोना बंद करो, अभी आराम करो, ये सब मत सोचो।
तो अद्विका ने रुद्र का हाथ पकड़कर कहा, आप मुझसे गुस्सा है ना कि मैंने हमारे बेबी को खो दिया। तो रुद्र ने प्यार से अद्विका का सिर सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, तो क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बेबी हमें छोड़कर चला गया तो आप बेबी से प्यार नहीं करते। तो रुद्र ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं बेबी से प्यार करता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं बेबी की मम्मा को प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उससे कभी गुस्सा नहीं हो सकता और देखना बहुत जल्द हमारा बेबी वापस आ जाएगा। तो अब तुम ज़्यादा मत सोचो और आराम करो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका हाँ में सिर हिला देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में अद्विका गहरी नींद में चली जाती है। अद्विका के सोने के बाद रुद्र वहाँ से नीचे चला जाता है। रुद्र को देखकर प्रथम ने जल्दी से रुद्र के पास जाकर कहा, रुद्र, अद्वी ठीक तो है ना? तो रुद्र ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, वो ठीक है। मुझे दादू से कुछ बात करनी है, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर रुद्र दादाजी के रूम की तरफ चला जाता है। रुद्र दादाजी के रूम में पहुंचकर देखता है दादाजी अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटे हुए थे। तभी रुद्र ने कहा, दादू। रुद्र की आवाज़ सुनकर दादाजी अपनी आंखें खोलते हैं। दादाजी ने रुद्र को देखकर कहा, क्या हुआ रुद्र, तुम यहाँ, सब ठीक तो है? तो रुद्र ने कहा, मैं आपसे यहाँ कुछ बात करने आया हूँ, क्योंकि आगे मैं जो करने वाला हूँ शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तो मैंने अपना बच्चा खोया है, कल को अगर अद्वी आदि आपको या फिर चाचू की फैमिली को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अब टाइम आ गया है उन्हें जवाब देने का। तो दादाजी ने कहा, तुम्हें जो करना है करो रुद्र, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। अपने बेटे और बहू की मौत तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरे परपोते को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया गया। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा, तुम चाहो जो कर सकते हो। दादाजी की बात सुनकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। वहीं त्रिशा के रूम में त्रिशा पागलों की तरह हंस रही थी। त्रिशा ने हंसते हुए खुद से कहा, रुद्र सिंह ओबरॉय, अब तुम्हारे घर में हमेशा मातम ही छाया रहेगा। मैं इस मातम को कभी यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। अभी तो तुमने अपना बच्चा खोया है, लेकिन बहुत जल्द तुम अपनी फैमिली वालों को भी खोने वाले हो। रुद्र अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी प्राची ने उसे रोकते हुए कहा, रुद्र, ये खाना अद्वी को खिला देना, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है। तो रुद्र प्राची के हाथ से प्लेट लेकर रूम की तरफ चला जाता है। अद्वी अभी भी सो रही थी, तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर प्यार से उसे उठाते हुए कहा, जान, उठ जाओ, खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। रुद्र की आवाज़ सुनकर अद्विका कशमशाकर करवट लेकर लेट जाती है। तो रुद्र प्लेट वहीं टेबल पर रखकर अद्विका के बालों को सहलाते हुए कहा, उठ जाओ, कुछ खा लो, फिर सो जाना। इस बार अद्विका कशमशाते हुए उठ जाती है। फिर रुद्र अद्विका को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और उसका मुंह धुलवाकर वापस लाकर बेड पर बिठा देता है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। तभी अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा, आपने खाना खाया? तो रुद्र ने कहा, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूँगा। तो अद्विका ने कहा, नहीं, आप भी मेरे साथ ही खाओगे। फिर वो भी रुद्र को खाना खिलाने लगती है। कुछ ही देर में दोनों ने खाना खा लिया था। तभी कोई उनके रूम का डोर नॉक करता है। तो रुद्र जाकर डोर खोलकर देखता है तो सामने आलिया खड़ी हुई थी। आलिया ने रुद्र को देखकर कहा, क्या मैं अद्वी से मिल सकती हूँ? तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। तो आलिया अद्विका के पास चली जाती है। आलिया ने अद्विका के पास जाकर कहा, मैं घर जा रही थी तो सोचा एक बार तुझसे मिल लूँ, अब कैसा लग रहा है? तो अद्विका ने कहा, ठीक लग रहा है। इस वक्त अद्विका का चेहरा मुरझाया हुआ था। आलिया अद्विका के एकदम गले लग जाती है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अद्विका को दिखाना नहीं चाहती थी। तभी अद्विका ने कहा, आलिया, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तो आलिया ने अद्विका से अलग होकर कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। तो अद्विका ने कहा, तू अकेले जाएगी? तो आलिया ने कहा, हाँ, क्यों नहीं जा सकती, हमेशा अकेले जाती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। वैसे तुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कोई तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर वो अद्विका के गाल पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती है। आलिया नीचे पहुँचती है तो देखती है इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। तो वो अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? आवाज़ सुनकर आलिया ने पीछे मुड़कर देखा तो आदि खड़ा था। आदि को देखकर आलिया ने कहा, वो मैं घर जा रही थी। तो आदि ने कहा, इतनी रात को, वो भी अकेली? तो आलिया ने कहा, हाँ, मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आदि ने कहा, लेकिन मुझे है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इतना बोलकर आदि आगे निकल जाता है। तो आलिया चुपचाप उसके पीछे चल देती है। दोनों जाकर आदि की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो आलिया घर की तरफ गाड़ी बढ़ा देती है।
इस वक्त गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए आलिया का फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन को देखती है, उस पर उसके पापा का फ़ोन आ रहा था। पहले तो आलिया फ़ोन कट कर देती है, लेकिन एक बार फिर उसका फ़ोन रिंग करता है तो वो चिढ़ते हुए अपना फ़ोन उठा लेती है। आलिया के फ़ोन उठाते ही उसके पापा ने चिल्लाते हुए कहा, आलिया कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई है, अभी तक घर क्यों नहीं आई? तो आलिया ने कहा, ओ लगता है आज आप घर पहुंच गए हैं, इसीलिए आपको पता चल गया है कि मैं घर पर हूँ या नहीं। अगर बाहर होते तो आपको मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है, सही कहा ना मैंने? तो उसके पापा ने कहा, आलिया तुम जहाँ कहीं भी हो अभी के अभी घर पहुँचो, उसके बाद हम बात करते हैं, अभी मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तो आलिया ने कहा, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है, जो आप मुझसे बात करना चाहते हैं। खैर छोड़िए, अभी मैं कुछ देर में घर पहुँच रही हूँ, उसके बाद हम बात कर लेंगे। इतना बोलकर आलिया फ़ोन कट कर देती है। तभी आदि ने आलिया की तरफ देखकर कहा, सब ठीक तो है? तो आलिया हाँ में सिर हिला देती है। तो आदि चुपचाप गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगता है। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।